सभ्यता की प्रगति का असली पैमाना धन का संचय नहीं, बल्कि ये है कि हम गरीबी, अज्ञानता और अपराध को कैसे कम करते हैं। ये शब्द हेनरी जॉर्ज के हैं, एक ऐसे विचारक जिनकी सोच आज भी काफी चौंकाने वाली लगती है। बिल्कुल। नमस्कार, और द डीप डाइव की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल से जूझ रहे हैं जो भारत में शायद हर युवा को परेशान करता है। कौन सा सवाल? यही कि क्यों एक अच्छी नौकरी के बावजूद आज घर खरीदना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। हाँ, ये तो है। क्यों शहरों में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि देश का एक बड़ा हिस्सा अब भी गरीबी से लड़ रहा है। और इसका जवाब क्या किसी पुराने विचारक के पास हो सकता है? शायद हाँ। द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर आज हम हेनरी जॉर्ज और उनके क्रांतिकारी सिंगल टैक्स के विचार की गहराई में उतरेंगे। हाँ। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या उनकी सोच आज की इन चुनौतियों का कोई हल दे सकती है। और ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए भी एक बहुत दिलचस्प विषय हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज का दौर कैसा था? किस माहौल में ये विचार पनप रहा था? देखिए, जॉर्ज का दौर भी कुछ आज जैसा ही था। एक तरफ औद्योगिक क्रांति से बेहिसाब दौलत बन रही थी, नई नई फैक्ट्रियां, नए शहर। हाँ, और दूसरी तरफ उन्हीं शहरों में भयानक गरीबी और भुखमरी थी। दुनिया एक तरह से दो रास्तों पर बटी थी। कौन से दो रास्ते? या तो अनियंत्रित पूंजीवाद का शोषण सहो, या फिर कम्युनिस्ट तानाशाही को अपना लो। जॉर्ज ने इन दोनों को नकारा। उन्होंने कहा एक तीसरा रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो आजादी और न्याय दोनों को एक साथ लेकर चल सकता है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जॉर्ज ने इस समस्या को देखा कैसे? मेरा मतलब है, जब तरक्की हो रही है तो गरीबी भी साथ साथ क्यों बढ़ रही थी? हाँ, यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। उस वक्त की सरकारें वो ही कर रही थीं जो आज भी ज्यादातर सरकारें करती हैं। क्या? अमीरों पर भारी टैक्स या दाव पर उस पैसे से गरीबों की मदद करना। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है। वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, ये सब विचार तो आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। हाँ, लोकप्रिय तो हैं, लेकिन जॉर्ज को इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ दिखी। क्या गड़बड़? उन्होंने देखा कि इस तरीके से असल में कुछ नहीं बदल रहा था। उन्होंने 3 बड़ी समस्याएं पहचानी। अच्छा। पहली, टैक्स की चोरी। अमीर लोग हमेशा टैक्स बचाने के 100 रास्ते निकाल ही लेते हैं। ये तो आज भी होता है। दूसरी क्या थी? दूसरा कि टैक्स का बोझ आखिर में घूम फिर कर आम आदमी पर ही आ जाता था। मतलब कीमतों के जरिए? बिल्कुल। मान लीजिए सरकार ने एक फैक्ट्री मालिक पर टैक्स बढ़ाया, तो वो क्या करेगा? अपनी चीजों के दाम बढ़ा देगा। सही। तो टैक्स दिया फैक्ट्री मालिक ने, लेकिन चुकाया किसने? आम ग्राहक ने। बात तो सही है। और तीसरी समस्या जो आप कह रही थी सबसे खतरनाक थी, सबसे बड़ी चोट तो देश की तरक्की पर पड़ती थी। जॉर्ज का मानना था कि जब आप किसी की मेहनत की कमाई पर, उसके मुनाफे पर टैक्स लगाते हैं, तो आप असल में मेहनत को सजा दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। जब मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाए तो कौन नया रिस्क लेना चाहेगा, कौन नई फैक्ट्री लगाएगा? आप इंसेंटिव ही खत्म कर रहे हैं। हाँ, लोगों की हिम्मत ही टूट जाती थी। ये तरीका समाज की आर्थिक गाड़ी पर ब्रेक लगाने जैसा था। तो ये तो एक दुष्चक्र है। टैक्स चोरी भी हो रही है, बोझ भी गरीबों पर आ रहा है और तरक्की भी रुक रही है। जी। तो जॉर्ज इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या अलग सुझाव देते हैं? ये सिंगल टैक्स आखिर है क्या भला? जॉर्ज का विचार जितना सरल था उतना ही क्रांतिकारी। क्या था वो विचार? उन्होंने कहा देश के सारे टैक्स खत्म कर दो। सारे? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सब। जीएसटी, सेल्स टैक्स, सब। सरकार सिर्फ एक टैक्स लगाएगी। सिर्फ एक? और वो भी किस पर? जमीन के किराए के मूल्य पर। बस एक मिनट, सारे टैक्स खत्म और सिर्फ जमीन पर टैक्स? ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। और जमीन के किराए के मूल्य का क्या मतलब है? क्या मेरे घर के किराए पर टैक्स? नहीं, घर के किराए पर नहीं, यहीं पर उनका सबसे बड़ा आइडिया छिपा है। अच्छा। जॉर्ज ने जमीन यानी लैंड और उस पर बनी चीजों यानी इम्प्रूवमेंट्स में साफ फर्क किया। क्या फर्क? उनका कहना था कि जमीन किसी इंसान ने नहीं बनाई, वो हवा, पानी, धूप की तरह प्रकृति की देन है। ठीक है। इस पर पूरे समाज का हक है। अब आप सोचिए, एक रेगिस्तान में पड़ी जमीन की क्या कीमत है? कुछ भी नहीं, लगभग शून्य। लेकिन जैसे ही उसके पास एक शहर बसता है, सड़कें बनती हैं, स्कूल, अस्पताल खुलते हैं, लाखों लोग रहने आते हैं, तो उसी जमीन की कीमत करोड़ों में हो जाती है। बिल्कुल। ये कीमत किसने बढ़ाई? उस जमीन के मालिक ने? नहीं, समाज ने, लोगों के वहां होने से। सही। ये कीमत उस जमीन के मालिक की मेहनत से नहीं, बल्कि समाज की वजह से बढ़ी है। इसे जॉर्ज सामाजिक मूल्य या अनअर्न्ड इनकम कहते थे। बिना कमाई की आय। हाँ।
उनका तर्क था कि ये सामाजिक मूल्य किसी एक व्यक्ति की जेब में क्यों जाए, ये तो समाज को ही वापस मिलना चाहिए। और यही है सिंगल टैक्स का आधार। सरकार जमीन के उस किराए पर टैक्स लगाएगी जो उसे समाज की वजह से मिला है। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब अगर मेरे पास दिल्ली में 1 एकड़ का खाली प्लॉट है, हाँ, और मेरे पड़ोसी ने अपने 1 एकड़ के प्लॉट पर 10 मंजिला ऑफिस बना लिया, तो हम दोनों को टैक्स बराबर देना होगा, सिर्फ जमीन का। बिल्कुल, यही तो इसका जादू है। कैसे? टैक्स उस 10 मंजिला बिल्डिंग पर नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके पड़ोसी की मेहनत, उसकी पूंजी और उसके रिस्क का नतीजा है। अच्छा। टैक्स सिर्फ उस 1 एकड़ जमीन के संभावित किराए पर लगेगा। इससे आपके पड़ोसी को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। और मुझे उस खाली प्लॉट को पकड़कर बैठने की सजा मिलेगी? सही पकड़ा। ये सिस्टम मेहनत को इनाम देता है और सट्टेबाजी को, जिसे हम होर्डिंग कहते हैं, उसे हतोत्साहित करता है। अरे वाह! तो आप ये कह रही हैं कि सरकार को टैक्स भी पूरा मिलेगा और साथ ही देश में उद्योग लगाने को भी बढ़ावा मिलेगा। हाँ, एक तीर से 2 निशाने। इसके और क्या असर होते? जरा कल्पना कीजिए, अगर हर जमीन मालिक को उसकी जमीन के किराए के बराबर टैक्स हर साल देना पड़े, तो क्या कोई भी जमीन को खाली रखकर उसकी कीमत बढ़ने का इंतजार करेगा? कभी नहीं, वो तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? उसे या तो फटाफट कुछ बनाना पड़ेगा या किसी ऐसे को बेचना पड़ेगा जो उस पर कुछ बना सके। हाँ, इसका पहला असर ये होता कि जमीन की सट्टेबाजी खत्म हो जाती है और उसकी कीमतें लगभग शून्य पर आ जाती हैं। जमीन की कीमतें शून्य पर? हाँ, खरीदने बेचने की कीमत। अब सोचिए, अगर किसी युवा उद्यमी को फैक्ट्री लगाने के लिए या किसान को खेती करने के लिए जमीन मुफ्त के भाव मिले, तो क्या होगा? देश में उत्पादन और रोजगार का विस्फोट हो जाएगा। और दूसरा बड़ा फायदा, आज हम जो भी खरीदते हैं, एक बिस्किट का पैकेट हो या एक कार, हाँ, उसकी कीमत में उस दुकान या फैक्ट्री की जमीन का किराया जुड़ा होता है। एक छिपा हुआ टैक्स। बिल्कुल। जॉर्ज के सिस्टम में ये छिपा हुआ टैक्स हट जाता, जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता और महंगाई कम हो जाती। ये जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर जैसा लगता है। लेकिन इसका आम मजदूर या कर्मचारी पर क्या असर पड़ता? ये सबसे क्रांतिकारी बदलाव होता। आज एक मजदूर कम से कम मजदूरी पर काम करने के लिए क्यों मजबूर है? क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। सही। लेकिन जॉर्ज की दुनिया में, जहां जमीन आसानी से उपलब्ध है, उसके पास हमेशा एक विकल्प होता। क्या विकल्प? कि वो किसी की नौकरी करने के बजाय खुद जमीन पर कुछ उगा ले या छोटा मोटा काम शुरू कर ले। मतलब मजदूरों की मोल भाव करने की ताकत बढ़ जाती। बहुत ज्यादा। तब नौकरी के लिए मजदूरों में होड़ नहीं लगती, बल्कि अच्छे मजदूरों को अपनी कंपनी में लाने के लिए मालिकों में होड़ लगती। अच्छा। और जब मालिक प्रतिस्पर्धा करते हैं तो मजदूरी अपने आप बढ़ती है। धन का बंटवारा ज्यादा न्यायपूर्ण तरीके से होता। जॉर्ज का तो ये भी मानना था कि इसके बाद ट्रेड यूनियनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, क्योंकि सिस्टम ही मजदूरों के हक में होता। लेकिन ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। मतलब कई आलोचकों ने उन पर साम्यवादी होने का आरोप लगाया होगा कि ये तो जमीन छीनने जैसा है। हाँ, बिल्कुल लगाया। लोगों ने कहा कि ये तो जमीन का राष्ट्रीयकरण है, ये तो कम्युनिज्म है। तो जॉर्ज का क्या जवाब था? जॉर्ज ने अपनी आस्था की स्वीकारोक्ति में इसका बहुत साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं जमीन को सरकार के हवाले करने के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा। जमीन पर मालिकाना हक लोगों का ही रहेगा। वे उसे खरीद बेच सकते हैं, उस पर कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर सरकार क्या ले रही है? सरकार सिर्फ उस जमीन से पैदा होने वाले किराए पर अपना हक जता रही है, जमीन पर नहीं। ये बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, और वो व्यक्तिगत संपत्ति के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से अपनी मेहनत से करोड़ों कमाता है तो समाज को उसका हर पैसा उसे रखने देना चाहिए। मतलब वो पूंजी के खिलाफ नहीं थे? बिल्कुल नहीं। वे पूंजी को श्रम का दुश्मन नहीं बल्कि सहायक मानती थीं। उनका सुधार न्याय पर आधारित था, किसी की दया या दान पर नहीं। जैसे भूदान आंदोलन। हाँ, उनका मशहूर कथन था, अमीर आदमी को ये सुनाने की जरूरत नहीं है कि गरीबों की मदद करना उसका कर्तव्य है। वो अपनी दौलत का क्या करता है, ये उसका अपना मामला है। ये साम्यवाद से तो बिल्कुल उल्टी सोच है। एकदम उल्टी। उनका रास्ता कानून और शिक्षा के जरिए लोगों की सोच बदलने का था, न कि हिंसक क्रांति का। ठीक है, ये सिद्धांत सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन इसे लागू करने में असल चुनौतियां क्या हैं? मतलब जमीन का सही किराया तय कौन करेगा? ये इसकी सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती है। इससे तो भ्रष्टाचार का एक नया दरवाजा खुल सकता है। बिल्कुल। हर एक प्लॉट का सही किराया तय करना एक बहुत बड़ा और जटिल काम है।
इसके लिए बहुत ही पारदर्शी और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत होगी। और उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई जमीन में लगा रखी है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सिस्टम में अचानक बदलाव लाने से उन्हें भारी नुकसान होगा, इसलिए इसे धीरे धीरे और चरणों में ही लागू किया जा सकता है। तो क्या दुनिया में कहीं भी इस विचार को आजमाया गया है? यह सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है। पूरी तरह से सिंगल टैक्स तो कहीं लागू नहीं हुआ, लेकिन इसके कुछ तत्व हमें दुनिया की कई सफल इकोनॉमीज में दिखते हैं। जैसे ताइवान, सिंगापुर या हांगकांग में सरकार जमीन के बड़े हिस्से की मालिक है और उसे लीज पर देती है। अच्छा, इससे उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी राजस्व मिलता है और जमीन की सट्टेबाजी पर लगाम लगती है। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के कुछ शहरों में भी लैंड वैल्यू टैक्स के सफल प्रयोग हुए हैं। तो इसके व्यावहारिक प्रमाण मौजूद हैं। हाँ, मौजूद हैं। तो आज हम भारत में इस विचारक की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई या गुरुग्राम की कहानी लगती है। बिल्कुल, जहां जमीन की कीमतें आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं। बिल्कुल। जॉर्ज ने सभ्यताओं के उतार चढ़ाव का अध्ययन करके एक नियम खोजा था, समानता में सहयोग। मतलब? उनका मानना था कि कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब उसके लोग बराबरी के स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जब असमानता बढ़ती है तो समाज में संघर्ष पैदा होता है और वो रचनात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है जो देश को आगे ले जाती है। सही। भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता साफ है। एक तो इसका नैतिक आधार जो हमारे धर्म और न्याय के सिद्धांतों से मेल खाता है, और दूसरा एक व्यावहारिक समाधान के तौर पर। हाँ, ये भारत को गरीबी और असमानता से लड़ने का एक तीसरा रास्ता दे सकता है जो न तो समाजवादी है और न ही पूरी तरह पूंजीवादी। ये जमीन की सट्टेबाजी, काले धन और शहरों में आवास के संकट जैसी समस्याओं पर सीधा प्रहार करता है। वो भी बिना किसी की मेहनत की कमाई पर टैक्स लगाए। ये उद्यम को पुरस्कृत करता है और परजीवी आय को खत्म करता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि हेनरी जॉर्ज का सिंगल टैक्स सिर्फ एक टैक्स सुधार का फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। बल्कि ये आर्थिक कानून को नैतिक कानून से जोड़ने का एक नजरिया है। यह इस मूल विचार पर आधारित है कि जो समाज ने बनाया है वो समाज को मिलना चाहिए, और जो व्यक्ति ने अपनी मेहनत से बनाया है उस पर सिर्फ उसी व्यक्ति का हक है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता हूँ। क्या? आज के भारत के संदर्भ में सोचिए, क्या सिंगल टैक्स का कोई आधुनिक और अनुकूलित संस्करण हमारी समस्याओं का एक साथ समाधान कर सकता है? जैसे किसानों की कर्ज माफी की जरूरत, शहरों में घर खरीदने की चुनौती और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड की कमी। क्या हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जो मेहनत को इनाम दे और बिना मेहनत की कमाई पर लगाम लगाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यूपीएससी और सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसी ही विश्लेषणात्मक चर्चा के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछें। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।